अच्छा जी, 15 मिनट की इंक्यूबेशन देने के बाद अब अगर हम उस ट्यूब को वापस लेते हैं तो इसमें अब क्या-क्या था? 1 ड्रॉप पैनल का था, 2 ड्रॉप पैग के थे और 2 ड्रॉप पेशेंट प्लाज़्मा के। तो उसके बाद 15 मिनट की इंक्यूबेशन के बाद हमने इसको लेना है और इसकी वॉशिंग करनी है। सिर्फ नॉर्मल सलाइन जैसे होती है या बफर सलाइन किसी चीज़ के भी साथ। तो सलाइन के साथ हमने इसकी वॉशिंग करनी है कम से कम 3 टू 4 टाइम्स। हम इसको वापस लेके अब हमारी बारी आती है एएचजी, आईजीजी की। इसके हम 2 ड्रॉप इसमें डालते हैं। अब इसका क्या काम होता है? यहाँ तक तो हम पहुँच गए। मतलब हमने जैसे 1 ड्रॉप एंटीजन का डाला था, 2 ड्रॉप पेशेंट प्लाज़्मा के डाले थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट प्लाज़्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हम ढूँढना चाह रहे हैं या इनमें से किसी भी चीज़ की एंटीबॉडी इन इन एंटीजन्स की जो अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, इनमें से कोई एंटीबॉडी पेशेंट के अंदर थी फॉर एग्ज़ाम्पल और एंटीजन भी इसी के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट प्लाज़्मा के अंदर बिग सी था, उसके अंदर एंटीबॉडी थी बिग सी की। हमें तो नहीं पता, तो हम इसलिए उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। अब एंटीजन भी हो गया उसके अंदर इस ट्यूब के अंदर, बिग सी का एंटीजन भी है। हमने प्लाज़्मा जब डाला तो उसके अंदर एंटीबॉडी भी पहले से मौजूद है पेशेंट के अंदर। अब इन दोनों का आपस में क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन को स्पीड अप किसने करवाया था? पेग ने। मतलब टाइम ड्यूरेशन को कम कराया। अब हम वॉश क्यों करते हैं? अब हमने उसके बाद वॉश किया, इंक्यूबेशन के बाद वॉश क्यों करते हैं? वॉश करने का मतलब ये है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन था, वो आपस में जो उन्होंने अटैच होना था, वो हो चुके। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्लाज़्मा है या एक्स्ट्रा पैग बचा हुआ है या एक्स्ट्रा उसके अंदर और कोई भी चीज़ें हैं प्लाज़्मा के अंदर, वो क्या होगी? वॉश अप हो जाएँगी। वो स हर चीज़ वहाँ से निकल जाएगी और सिर्फ़ क्या बच जाएँगे? एंटीजन और एंटीबॉडी के जो रिएक्शन हो चुके हैं, उनके क्लम्प्स इस ट्यूब के अंदर वॉशिंग के बाद बच जाएँगे। अब उसके बाद हम जो एएचजी डालते हैं, एंटी आईजीजी, तो ये क्यों डालते हैं? तो इसके डालने का मतलब ये है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी वो तो आपस में जुड़ चुके हैं। तो उनको आपस में जुड़े हुए देखने को हेल्प करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो है आईजीजी। इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ कि बच्चों की तरह कि अगर बच्चा भी हो तो उसको भी समझ आ जाए भई ये होता क्या है। तो इसका सिर्फ़ मकसद क्या है, जो हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो चुका है, हमें नहीं दिखता वो अपनी आँख से या माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखेंगे तो उसके अंदर हमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं नज़र आता, क्योंकि एंटीबॉडी तो वैसे ही नज़र नहीं आती ना। तो उनके रिएक्शन को देखने के लिए हमें ये चाहिए। अब ये जब जाएगा उसके अंदर, इसके 2 ड्रॉप हम जब डालेंगे, तो वो मतलब जैसे हज़ारों लाखों एंटीजन एंटीबॉडी थी, वो आपस में चिपक जाएँगी, इसकी हेल्प से। अब जब वो चिपकेंगी, तब हमें जाके वो छोटे-छोटे क्लम्प्स नज़र आएँगे। तो इसके 2 ड्रॉप डालने के बाद हम इसको स्पिन करते हैं। स्पिन करने के बाद डायरेक्टली हम उसको उठा के मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसका रिएक्शन चेक करते हैं। अगर हमें विजुअली नज़र आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, हम उस इस यहाँ पे उनके आगे मतलब ये फर्स्ट पैनल है फॉर एग्जांपल, हमने इसमें ये लिया हुआ था, इसके ऊपर हमने मार्किंग की हुई है कि 1 है, तो हम उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस है या नेगेटिव है। 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है या 0 है, जो भी है हम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरे का चेक करेंगे, दूसरी ट्यूब का, वो यहाँ पे लिख देंगे। तीसरे का चेक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब मैं इसके आपको एग्जांपल्स उठा के आपको दिखाता हूँ। अब ये तो है नेगेटिव, मतलब अगर इस तरह के रिजल्ट पेशेंट के आ चुके हैं तो इसका मतलब है उस पेशेंट के अंदर इनमें से कोई भी एंटीबॉडी नहीं है प्रेजेंट। तो हम उसके बाद उसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग उसको ब्लड रिलीज कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट करने के बाद उसमें इन तीनों में से कोई एक पॉजिटिव आ जाता है या 2 पॉजिटिव आ जाते हैं या 3 पॉजिटिव आ जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? तो पहले मैं इसके ऊपर आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या मतलब इसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव हो, अगर या ऐसे फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के रिजल्ट आए, मतलब फर्स्ट पैनल में हम 3 प्लस दे दिया है मशीन ने या हमने मैनुअल किया है तो 3 प्लस है, दूसरे में कुछ भी नहीं आया, तीसरे में 2 प्लस आया। तब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जो अ, इस फर्स्ट पैनल और कौन सा हो गया हमारे पास, थर्ड पैनल, इनमें जो जो भी एंटीजन है उनमें से कोई एक
पेशेंट के अंदर एक दो या इससे ज़्यादा हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। अब इनमें हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से एंटीजन से, और वो ऐसे पता चलेंगे कि फर्स्ट पॉजिटिव है। तो इसमें मतलब पहले ही हम ऐसे पूरी लाइन में देखेंगे, इस पूरे पैनल में ये वन लाइन जो है हॉरिजेंटली, इसमें देखेंगे इसमें डी है। अब हम रिजल्ट यहीं पे नहीं दे देंगे कि हाँ जी इसमें डी है तो बस डी है, नहीं। इसके अंदर सी भी है, इसके अंदर स्मॉल ए भी है, इसके अंदर स्मॉल के भी है। जो जो भी इसमें प्लस है, इसका मतलब वो एंटीजन्स इसके अंदर हैं। अब मे बी उस पेशेंट के अंदर इनमें से जो प्लस प्लस है इनमें से कोई हो सकता है, और जो नेगेटिव है वो ज़रूरी नहीं कि हम इधर ही रिजल्ट उसका दे दें कि जी इसके ऊपर रिजल्ट मतलब 3+ आ रहा है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एंटीजन है, और अगर 0 है तो इसका मतलब वो वाला एंटीजन पेशेंट के अंदर नहीं है। नहीं, इस तरह नहीं होता। इस तरह ये भी हो सकता है कि कोई मास्क हो जाता है किसी का, जो जैसे डोमिनेंट होता है या रिसेसेंट होता है, वो इस तरह के हो सकते हैं कि मतलब उसकी वजह से वो अपना जो पावर होती है वो शो नहीं कर पाता किसी सेल के अंदर। तो हम इस पैनल के ऊपर, ये है स्क्रीनिंग, हम सिर्फ चेक करते हैं कि पेशेंट के अंदर कोई एंटीबॉडी है या नहीं है, सिर्फ इतना देखते हैं। जैसे हम कोई मलेरिया का टेस्ट करते हैं, जो किट टेस्ट होता है, किट के ऊपर हम जब रन करते हैं तो वो प्लस माइनस दिखा देता है कि उसके अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है कोई एंटीजन या एंटीबॉडी। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उसकी स्लाइड बनाते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं उसके स्पीशीज जाके हम फाइनल करते हैं। तो ये सेम है कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, थोड़े सेल के ऊपर स्क्रीनिंग करते हैं कि जल्दी से हो जाए टेस्ट। अगर उसमें 0 है तो मतलब सारे एंटीजन एक साथ ही हम टेस्ट कर चुके होते हैं पूल बना के, कि उसके अंदर अगर नहीं है तो मतलब पेशेंट ओके है। अगर उसमें से कोई एक आध पॉजिटिव निकला है तो इसका मतलब पेशेंट के अंदर कोई ना कोई इनमें से एंटीजन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फुल पैनल जो 12 का हो सकता है या 16 का हो सकता है या 8 का भी हो सकता है, अक्सर 8 का भी कर लेते हैं। तो हम वो फुल पैनल जो होता है वो रन करते हैं उसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये फर्स्ट पैनल में हमें 3+ मिला, तब इसका क्या मतलब हो सकता है कि इसमें डी भी हो सकता है, सी, बिग सी भी हो सकता है। बाकी अभी फिलहाल इनको हम नहीं देखेंगे। इनके अंदर स्मॉल ई भी हो सकता है। ये फर्स्ट पैनल के रिजल्ट हो गए। इस तरह हम सेकंड पैनल पे जाते हैं, मतलब थर्ड पैनल के ऊपर जाते हैं जिसमें 2+ आया है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें आप देखें डी नहीं है, उसी में फिर बिग सी नहीं है, उसी में फिर स्मॉल सी वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है। अब ये क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम जब भी रूल आउट का तरीकाकार होता है तो हम पॉजिटिव जो हमारे पास सेल होते हैं हम उनको नहीं देखते, क्योंकि उनमें फिर सारी कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, उनमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो रूल आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, कि हम जो नेगेटिव हमारे पास सेल है उसको हम मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये दूसरा जो सेल है हमारे पास वो नेगेटिव है, तो हम इस पूरी लाइन को मार्क कर लेते हैं। इसी के मुताबिक हम इसको रोल आउट कर लेते हैं। अब रोल आउट करने का क्या तरीका है, फॉर एग्जांपल ये सेल जो है इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब इनमें से कोई भी एंटीबॉडी जो है वो पेशेंट के अंदर नहीं है। इस सेल में जितने भी एंटीजन प्रेजेंट होंगे इस लाइन में या इस वो जो हमारे पास बॉटल है, इसमें कोई भी एंटीजन उस पेशेंट के अंदर नहीं है। 0 का मतलब न्यू, ओ सॉरी नो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब इसके मुताबिक हम इसको रोल आउट करेंगे वो इस तरह के, डी इस सेल के अंदर है, मतलब इस डी का एंटीजन जो है वो इसके अंदर है। इसका क्या मतलब हुआ कि एंटीजन है, मतलब पेशेंट में एंटीबॉडी नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है पेशेंट से। अगर ये है भी तो रिएक्शन नहीं हुआ। अगर एंटीबॉडी पेशेंट के अंदर होती और एंटीजन भी है तो रिएक्शन हो जाता। यहाँ पे 0 ना होता, कुछ और होता, 1 होता, 2 होता या 3 होता या 4 होता, कुछ भी होता, लेकिन ये ना होता। तो इसके अंदर डी है, मतलब इसको हम रूल आउट कर देंगे।
ये नहीं है, ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे एंटीजन नहीं है, रिएक्शन भी नहीं है, तो इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते कि मे बी ये हो। लिटिल सी है, रिएक्शन नहीं है, मतलब ये भी रूल आउट है। ये होता है तरीकाकार कि जो एंटीजन है कौन से सेल में जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा भी एंटीबॉडी के साथ, पेशेंट के साथ, तो उसको हम रूल आउट कर देंगे। प्लस है तो ये रूल आउट, यहाँ पे प्लस है तो ये रूल आउट। और ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि जो पेयर्स होते हैं, मतलब जैसे ये कैल है, ये बिग के स्मॉल के, ये पेयर्स में हमेशा इनके रिजल्ट को देखा जाता है। इसमें के पी ए के पी बी ये पेयर्स है, जे एस ए जे एस बी ये भी पेयर है, एफ आई बी ये पेयर है। हम इनको पेयर में ही रिजल्ट इनका फाइनल करते हैं। ये नहीं कि इसका अलग से देखा इसका अलग से देखा, इन दोनों का एक साथ देखना है। जे के ए जे के बी इनका एक साथ, इनका एक साथ, इसको अलग से देखना है। एम और एन को एक साथ देखना है, बिग एस स्मॉल एस इनको एक साथ देखना है। बाकी ये जो होते हैं ये ज़्यादा खास नहीं होते, अक्सर इसको भी देख लेते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है लूथरन जी। तो अब आपको पता चल गया कि हमने किसको एक साथ देखना है और किसको अलग अलग देखना है। अब जैसे ये सी डब्ल्यू है, इसको हमने अलग से देखना है, और बिग ई और स्मॉल ई इनको हमने एक साथ देखना है, बिग सी और स्मॉल सी इनको हमने एक साथ देखना है। तो मैं इनकी फिजियोलॉजी में नहीं जाऊंगा ना, आपको इतना थोड़ा बताऊंगा कि मतलब ये क्यों हम इनको एक साथ देखते हैं, हम क्यों दूसरों को अलग अलग देखते हैं। तो बस आप अपने एग्जाम तक ही उसको फोकस करें कि हमने कौन से चीज़ों को अलग देखना है, कौन सी चीज़ों को एक साथ देखना है। तो ये हो गए एक साथ और अलग अलग। अब एक साथ और अलग देखना कैसे है, मकसद ये है कि ठीक है एक साथ देखना है और अलग 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 देखना है, अब देखना किस तरह है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हेट्रोजाइगस दो टर्म्स होती हैं इसमें जो मेन चीज होती हैं, और एक होता है होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिग के है और एक स्मॉल के है। अगर ये प्लस है किसी सेल में, जिस तरह ये है इसमें के है, इसमें भी इसी एक ही पैनल में दोनों हैं। इस पैनल में बिग के नहीं है, स्मॉल के है, थर्ड में भी सेम ही है। तो किसी पैनल में अगर ये दोनों हैं तो ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस। सेम अगर हम किसी पैनल में बिग के है स्मॉल के नहीं है तो ये होमोजाइगस होगा। अब इन चीज़ों को आप लोगों ने रट्टा मार के रखना है, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है, जिसमें कोई एक जरूरी नहीं है कि यही हो कि मतलब बिग के हो और स्मॉल के ना हो तो इसको है होमोजाइगस कहते हैं, नहीं। मिसाल के तौर पे बिग के नहीं है लेकिन स्मॉल के है, ये भी होमोजाइगस है। मतलब एक पॉजिटिव होना एक नेगेटिव होने को होमोजाइगस कहते हैं, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो हेट्रोजाइगस कहते हैं। अब एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों ने अपने जहन में बिठा के रखनी है कि ये जहाँ पे हेट्रोजाइगस रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा वीक रिएक्शन। हेट्रोजाइगस रिएक्शंस क्या होते हैं, वीक होते हैं। मतलब इसमें के भी है किसी एक पैनल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक पैनल है दूसरे वाला, तो इसमें ये भी है और ये भी है। अगर रिएक्शन हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाता है तो हम नहीं बता सकते इसमें बड़े वाला है या छोटे वाला है, क्योंकि उसी में दोनों पड़े हैं। अब पता नहीं इसकी वजह से वो रिएक्शन पॉजिटिव आया है या इसकी वजह से वो पॉजिटिव आया, तो इसलिए ये वीक रिएक्शन होते हैं। और जो होमोजाइगस होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। मतलब ये पॉजिटिव आया, इसमें स्मॉल के है लेकिन बिग नहीं है, ये होमोजाइगस फॉर स्मॉल के है। अब हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये इसकी वजह से है। वीक रिएक्शन हो गया हमारे पास हेट्रोजाइगस, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमारे पास हो गया होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस स्ट्रॉन्ग और वीक, इनका आइडिया आपने अपने जहन में रखना है। तो अब मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो हमें चाहिए कि अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके जो और मज़ीद जो बड़े पैनल हैं इनके ऊपर
जैसे 12 का पैनल हो गया, 16 पैनल हो गए। ये तो अभी स्क्रीनिंग पे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि किस तरह से हमने पिक करना है, किस तरह से हमने रोल आउट करना है। तो अगली वीडियो में हम ऐसा करते हैं कि हम जो रियल पेशेंट हैं, जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, वैसे वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन हमें काफ़ी सारे पॉजिटिव्स मिल जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने, मतलब रियल पेशेंट के ऊपर जैसे हमने वर्कअप किया, तो मैं उसके ऊपर आपको वर्कअप करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।